हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग अगेन फार्माकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, इंसुलिन और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। आप कहीं ना कहीं जान रहे होंगे कि इंसुलिन भी ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करने का काम करता है, जो नेचुरली हमारे बॉडी में पेनक्रियास के बीटा सेल के द्वारा बनाया जाता है। और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यानी ये एक ऐसा दवा होता है जो कि ओरली लिया जाता है, एंड हाइपो मतलब ग्लाइसेमिक यानी ग्लूकोज के लेवल के बॉडी में कम करे, ऐसे एजेंट। तो इस दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चांसेस है एग्जाम में आपको देखने को मिले शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में, एंड ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिल सकता है। एंड सारी तरीके के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो ध्यान से इस क्लास को देखिएगा, जो कि फार्माकोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 हार्मोन्स एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट में आपको पढ़ना है। इसमें आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इंसुलिन एंड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम लोग इंसुलिन से शुरू करते हैं, है ना। इंसुलिन से शुरू करते हैं। इंसुलिन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इंसुलिन जो रिलीज होता है, वो इंसुलिन जो एक हार्मोन है, वो पेनक्रियास के द्वारा रिलीज होता है। पेनक्रियास क्या होता है? अग्न्याशय है ना। पेनक्रियास के द्वारा रिलीज होता है। एंड पेनक्रियास के बारे में एक खास बात आप जानते होंगे कि पेनक्रियास किस प्रकार का ग्लैंड है। तो ये मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड कहने का मतलब क्या होता है? हेटेरोक्राइन टाइप ऑफ ग्लैंड, यानी कि इसमें दोनों नेचर होता है। दोनों नेचर होता है, समझ रहे बात को। चलिए एक बार पॉइंट पर आ जाइए, पेनक्रियास पर, उसके बाद आपको क्लियर समझ में आएंगी। देखो, जो इंसुलिन रिलीज होता है वो पेनक्रियास के द्वारा होता है, लेकिन पेनक्रियास के किस पार्ट के द्वारा होता है ये आपको पता होना चाहिए। उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पेनक्रियास के बारे में जानकारी होना चाहिए, एंड कई बार यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। अगर पेनक्रियास की बात करेंगे तो ये एक प्रकार का मिक्स्ड ग्लैंड होता है। मिक्स्ड ग्लैंड कहने का मतलब है MIXED, मिक्स्ड ग्लैंड कहने का मतलब हुआ दोस्त, इसी को आप, इसमें दोनों नेचर होता है। इसमें दोनों नेचर होता है। दोनों नेचर कहने का मतलब क्या हुआ? इसमें आपका एंडोक्राइन नेचर भी है, एंडोक्राइन नेचर भी है, एंड इसमें एक्सोक्राइन नेचर भी है। इसमें एक्सोक्राइन नेचर भी है, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है, एक्सोक्राइन की तरह भी काम करता है। पेनक्रियास का 99% भाग यानी 99% भाग एक्सोक्राइन होता है, जो कि कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है। क्या बनाता है? डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है, और डाइजेस्टिव एंजाइम बना करके उसको खाने को पचाने में, है ना, डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्पफुल करता है। ठीक है, डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। लेकिन पेनक्रियास का 1%, मात्र 1% हिस्सा इंडोक्राइन पार्ट होता है ना। 1%, कितना परसेंट हिस्सा, है ना, बताइए कितना परसेंट हिस्सा? मात्र 1% हिस्सा इंडोक्राइन पार्ट होता है, जिसका एक अलग से नाम दिया गया है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ध्यान रखना। तो पेनक्रियास के इंडोक्राइन पार्ट को आइलेट ऑफ लैंगरहैंस यानी लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं के नाम से जानते हैं। एंड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की जो पार्ट है, ये आपके कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ये कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसमें से आपका है इंसुलिन, है ना, इंसुलिन जान रहे होंगे आप। ग्लूकागोन, ग्लूकागोन कैसे कैसे रिलीज होता है वो भी बताता हूं। तो अगर हम एंडोक्राइन पार्ट की बात करें, स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं? एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास। किसकी बात कर रहा हूं मैं? एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास। पेनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट की बात कर रहे हैं। तो इसमें 4 टाइप्स के सेल पाए जाते हैं। कितने टाइप्स के सेल पाए जाते हैं बताइए? 4 प्रकार का सेल पाया जाता है। टाइप 1 जो है अल्फा सेल है, इसको हम लोग अल्फा सेल कहते हैं। टाइप 2 इसको हम लोग बीटा सेल कहते हैं, बीटा सेल। टाइप 3 इसको हम लोग डेल्टा सेल कहते हैं, डेल्टा सेल। एंड चौथे नंबर पे क्या होता है बताओ? जो चौथे नंबर पे पी सेल होता है ना, पी सेल होता है। ओके, अल्फा सेल क्या रिलीज कर, ये सिर्फ हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं बताओ? ये हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? आपका इंडोक्राइन पार्ट में 4 प्रकार का सेल होता है। अल्फा सेल क्या रिलीज करता है? ग्लूकागोन। क्या रिलीज करता है? ग्लूकागोन। बीटा सेल क्या रिलीज करता है? इंसुलिन। बीटा सेल क्या रिलीज करता है? इंसुलिन। डेल्टा सेल क्या सिक्रीट करता है? सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन। ये सब हार्मोन है। एंड पी सेल आपका पेनक्रिएटिक, पीपी सेल जिसको कह सकते हो, इसका नाम होता है, ये रिलीज करता है पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइडेज।
पॉलीपेप्टाइडेज, ठीक है, पैनकेटिक पॉलीपेप्टाइडेज। और ये जो तीनों है, ये तीनों ओवरऑल ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। ये जो ग्लूकागोन आप देख रहे हैं, ये जो आपने ग्लूकागोन देखा है, ये ग्लूकागोन का जो फंक्शन होता है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना होता है। नाम ही है ग्लूकागोन, गोन मतलब गेन, समझ सकते हो, गेन करना यानी बढ़ाना, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। अगर इंसुलिन की अगर आप बात करोगे तो इंसुलिन क्या करता है, आपके ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। आपने सुना होगा कि अगर किसी को डायबिटीज हो जाती है, मधुमेह रोग हो जाता है, तो उसमें इंसुलिन पेशेंट को चढ़ता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है, इंसुलिन लगता है यूनिट वाइज। कारण क्योंकि उसमें इंसुलिन की कमी हो गई। इंसुलिन क्या करता है, डायबिटीज क्या है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को घटाने का काम करता है। तो एक्चुअली ये भी सवाल आता है कि बताओ भैया डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है, बताइए डायबिटीज किसकी कमी से होता है। तो डायबिटीज आपका एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, डायबिटीज है ना, डायबिटीज किस चीज की कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से। एंड खास बात है कि अब चूंकि आप लोग काफी हायर स्टूडेंट हैं, हाई क्लास के स्टूडेंट हैं, तो ध्यान रखिएगा टाइप 1 डायबिटीज जो है वो इंसुलिन की कमी से होता है, जिसको हम लोग डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन की कमी से होता है, टाइप 2 अलग चीज है, ठीक है, जो कि उसमें अलग चीजें होती हैं, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं कैसे कैसे क्या करता है। तो ग्लूकागोन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है, इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा है, जो कि आज के क्लास का हमारा टॉपिक है। तो इंसुलिन अगर लिखा जाए कि पेनक्रियास के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करने का काम करता है। बस इस लाइन को समझाने के लिए मुझे इतना पढ़ाना पड़ा, अगर क्लियर हुआ हो। वैसे मैं इसलिए पढ़ाया ताकि एग्जाम में सवाल भी आते हैं यहाँ से। एंड सोमैटोस्टेटिन क्या करता है, जो भी ज्यादा सिक्रीशन होने लग गया अल्फा सेल या बीटा सेल का, तो उसको कहीं ना कहीं क्या करता है, रोकने का काम करता है, अगर किसी का ओवर सिक्रेशन हो रहा है तो, ठीक है, ओके, डन, गुड। चलो इसको मैं ऐड कर देता हूं आप लोग के पीपीटी में, इसको पीपीटी में ऐड कर देता हूं, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या, अब हम लोग बात कर लेते हैं अगेन हम लोग, ठीक है, इसको मैं पीपीटी में ऐड ही कर देता हूं, लगे हां तो। चलिए ऐड हो गया। अब हम लोग इंसुलिन स्टार्ट करते हैं। तो अगर अभी तक की बातें सबको समझ में आई होगी तो एक बार मैं सवाल पूछना चाहूंगा, जवाब दीजिएगा। बताइए पैनक्रियाज किस प्रकार का ग्लैंड है, ध्यान से सुनिएगा, मैं जो पूछ रहा हूं जवाब देते चलिएगा। पैनक्रियाज किस प्रकार का ग्लैंड है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन या तो मिक्स्ड ग्लैंड है। तो मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि, इसमें दोनों नेचर होता है। अच्छा पैनक्रियाज का ज्यादा पार्ट कौन सा ग्लैंड है, कैसा नेचर है, एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन। तो 99% हिस्सा क्या होता है, एक्सोक्राइन पार्ट होता है, मात्र 1% पार्ट इंडोक्राइन होता है, ओके डन। एंड अब बात करता हूं कि पेनक्रियास के किस पार्ट को, है ना, जो कि है हार्मोन्स रिलीज करता है, जो ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है, तो याद रखना एंडोक्राइन पार्ट। एंड पेनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट को और किस नाम से जाना जाता है, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जाना जाता है। अच्छा पेनक्रियास का जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है कितना परसेंटेज मात्रा है, तो मात्र 1% है ना, 1% हिस्सा ही है। एंड आप हमें बता सकते हैं कि जो पेनक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, उसमें कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उसमें कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तो अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, पीपी सेल। अल्फा सेल क्या रिलीज करता है, तो ग्लूकागोन रिलीज करता है, जो कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है। अच्छा बीटा सेल क्या करता है, तो इंसुलिन रिलीज करता है। एंड ये इंसुलिन क्या करता है, तो इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है ना, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो तो इंसुलिन स्टार्ट करते हैं, ओके चलिए गुड। एक बार कमेंट में सभी लोग दिल बना दीजिए, अभी तक की बातें अगर क्लियर हुई हो, सारी चीजें सही है तो, है ना, एक बार सभी लोग कमेंट में दिल बना देंगे, ओके गुड जॉब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब इंसुलिन की बात करते हैं।
अब समझ में आएगा आपको इंसुलिन। इनसाइड द पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के अंदर, ये देखो आपका पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज का ही पार्ट है पेनक्रिएटिक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस लिखा हुआ है, जो कि ये दिख रहा है। यहाँ पर आपका एक हार्मोन रिलीज हो रहा है इंसुलिन, जो कि ब्लड में शुगर के लेवल को कम करने का काम करता है, देख लो, है ना, ब्लड में शुगर के लेवल को कम करने का काम करता है। यस, इनसाइड द पेनक्रियाज द हार्मोन इंसुलिन इज मेड इन द बीटा सेल। कहां पे बनता है बताओ, यहाँ पे देखो, बीटा सेल, किसके द्वारा, बीटा सेल के द्वारा, किसके द्वारा, बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन बनता है। सवाल बनता है ना, किसके अंदर, पेनक्रियाज के अंदर। एंड इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। ठीक है, याद रखने का तरीका है कि आजकल का जो बेटा लोग है वो क्या करता है, अपने माँ बाप को जैसे ही कनियन मिलती है सूली पे चढ़ा देता है, एंड सूली पे चढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा, हौसला कम हो जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं कम हो रहा है क्या, ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो बीटा सेल, बेटा लोग सूली पे चढ़ाता है, इंसुलिन रिलीज होता है और वो उससे कम होगा। अगर कोई भी सूली पे चढ़ेगा तो जनसंख्या भी कम होगा, जाहिर सी बात है, तो कम होता है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। ओके गुड, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। हाँ गुड, चलो, इनसाइड द पेनक्रियाज हार्मोन इंसुलिन मेड इन द बीटा सेल विच इज पार्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो कि पेनक्रियाज का कौन सा पार्ट है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कौन सा पार्ट होता है, इंडोक्राइन पार्ट होता है। कौन सा होता है, इंडोक्राइन पार्ट होता है। ठीक है, बीटा सेल्स रिलीज करता है इंसुलिन। बीटा सेल क्या रिलीज करता है, इंसुलिन टू हेल्प द बॉडी यूज। बीटा सेल रिलीज करता है इंसुलिन टू हेल्प द बॉडी यूज एंड स्टोर द ब्लड ग्लूकोज, ब्लड शुगर इट गेट्स फ्रॉम फूड। कहने का मतलब है कि जो बीटा सेल है वो इंसुलिन रिलीज करता है, और ये इंसुलिन जो है हेल्प करता है ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर को स्टोर कर, मतलब ओवरऑल स्टोर करने में। समझ रहे हो कि ब्लड ग्लूकोज को स्टोर कर दिया, जिससे कि आपका ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया। ठीक है, स्टोर द ब्लड ग्लूकोज, है ना, फ्रॉम इट्स फूड, फूड से। ठीक है, अब इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, सिंथेसिस कैसे होती है, बनता कैसे है। तो इंसुलिन जो सिंथेसाइज होता है वो प्री प्रो इंसुलिन, इंसुलिन सिंथेसाइज होता है किस फॉर्म में, प्री प्रो इंसुलिन के फॉर्म में, एंड प्रोड्यूस्ड टू प्रो इंसुलिन। देखो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा प्री प्रो इंसुलिन, जहां पर 3 चेन है, ए चेन, बी चेन, सी चेन और एक सिग्नल सीक्वेंस है। ठीक है, तो प्री प्रो इंसुलिन से क्या चीज बन गया, प्री प्रो इंसुलिन से प्रो इंसुलिन बनता है। कैसे, तो उसमें से जो सिग्नल सीक्वेंस है वो अलग हो गया, तो ये प्रो इंसुलिन बन गया। एंड ये प्रो इंसुलिन फोल्ड हो जाता है, तो फोल्डेड प्रो इंसुलिन है। देखो ये सी आपका जो बीच में सी पेप्टाइड है, ये हो गया ए और बी के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है ना, डाइसल्फाइड बॉन्ड। एंड फिर वो जो सी वाला पार्ट है वो पीछे हट जाता है, देखो हट गया पीछे, एंड ए चेन और बी चेन के बीच में लिंक हो गया, और किस बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो ध्यान रखना डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड याद रख लेना, डाइसल्फाइड बॉन्ड। एंड ये इंसुलिन का निर्माण हो जाता है। तो निर्माण कैसे होता है बताओ, है ना, निर्माण कैसे होता है, तो निर्माण कैसे होता है, देखो सबसे पहले प्री प्रो इंसुलिन के फॉर्म में होता है। प्री प्रो इंसुलिन में ये देखो, ये वाला डायग्राम बनाइएगा एग्जाम में, ठीक है, अगर इंसुलिन आएगा तो, है ना, ए चेन, बी चेन एंड सी चेन, सी पेप्टाइड है और सिग्नल सीक्वेंस है। जब सिग्नल सीक्वेंस अलग होता है तो प्रो इंसुलिन बनता है, एंड प्रो इंसुलिन फोल्डेड हो जाता है, एंड फोल्ड होने की वजह से जो सी चेन है वो अलग हो जाता है, और ए और बी चेन आपस में जुड़ जाते हैं, किस बॉन्ड के द्वारा, डाइसल्फाइड ब्रिज, डाइसल्फाइड बॉन्ड, है ना। सर ये एग्जाम में आता है, हाँ आ सकता है, क्यों नहीं आएगा, इंसुलिन पर शॉर्ट नोट्स लिखना आएगा तो ये सब लिखना पड़ेगा ना। ओके, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा ए और बी चेन आपस में पेप्टाइड चेन जो है वो मिलते हैं, एंड फिर बाद में वो सी पेप्टाइड अलग हो जाता है, एंड इंसुलिन आपस में तैयार हो जाता है। ओके डन, सिंथेसिस आप समझ गए। तो ये बोल रहा है कि इंसुलिन सिंथेसाइज होता है प्री प्रो इंसुलिन, एंड उसके बाद वो प्रो इंसुलिन बनता है, प्रो इंसुलिन कन्वर्ट हो जाता है इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड चेन में, एंड सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स में स्टोर हो जाता है। ठीक है, चलो इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो अगर किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज में ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में इंसुलिन चढ़ाया जाता है। हाइपरकैलमिया, अगर क्या कहते हैं जो पोटेशियम का लेवल ज्यादा हो गया है तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्या, इंसुलिन का। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंसुलिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे है। तो इंसुलिन सबसे पहले बाइंड करता है और एक्टिवेट करता है अल्फा सब यूनिट ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर ऑन टारगेट सेल। जिस भी टारगेट सेल पर काम करना है उस पर अल्फा सब यूनिट प्रेजेंट होता है, उस पर बाइंड करता है। ठीक है, बाइंड करने के बाद वहां पर स्टिमुलेट करता है टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी इन बीटा सब यूनिट,
है ना, वहां पर टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, एंड फिर वहां पर एक्टिवेट होता है कैस्केड ऑफ रिएक्शन, यानी सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन एक्टिवेट होता है, जहां पे फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन होता है, जिससे क्या होता है स्टिमुलेट या तो इनहिबिट हो जाएगा एंजाइम, जिससे कि ओवरऑल आपका जो भी काम करना होता है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना होता है ये कम कर पाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये तो इंसुलिन हो गया। एंड इंसुलिन से जो सवाल आए हुए हैं, मैं इसके आंसर को हटाने भूल गया था, सॉरी फॉर दैट, है ना, अरे यार ब्लंडर हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिए सवाल जो एग्जाम में बने हुए हैं आप लोग बना पाएंगे कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच सेल्स इन द पेनक्रियास। पेनक्रियास में इंसुलिन किस सेल के द्वारा बनता है? अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, एसिनर सेल। तो इंसुलिन जो प्रोड्यूस होता है वो बीटा सेल के द्वारा, किसके द्वारा? बीटा सेल के द्वारा। बहुत बढ़िया। द फाइनल प्रोसेसिंग ऑफ प्रो इंसुलिन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, जब फाइनली प्रो इंसुलिन बन जाता है, फोल्डेड फाइनल प्रोसेसिंग बोल रहा है, तो देखो एक सी चेन इधर से था एंड ए चेन और बी चेन ऐसे करके था, आप देख रहे थे, और ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लिया था। हाँ ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये लास्ट में सी अलग हो जाता है और इंसुलिन बन के अलग हो जाता है। तो इंसुलिन और सी पेप्टाइड बन रहा था, है ना, इंसुलिन और सी पेप्टाइड बन रहा था। ठीक है, चलो ग्रेट। अब हम लोग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बारे में पढ़ते हैं। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, जिसको शॉर्टकट में OHAS भी कहते हैं, OHAS। ध्यान रखना OHAS का फुल फॉर्म आ जाएगा तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होता है कोलोजी में। ठीक है, कोई बोला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछता है, सेपरेटली पूछेगा नहीं, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आया है तो लिख दीजिएगा तो ज्यादा नंबर मिलता है। ठीक है, चलो अब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स ये ड्रग होते हैं। ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ ड्रग हैं जो हेल्प करते हैं रिड्यूस द अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन द ब्लड। जाहिर सी बात है, जो ब्लड में शुगर के लेवल को कम करने का काम करता है, ये ओरली लिया जाता है। ठीक है, दे आर नॉट इंसुलिन, ये इंसुलिन नहीं होते हैं, बट दे स्टिमुलेट द प्रेजेंस टू प्रोड्यूस इंसुलिन। लेकिन हाँ, पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है ताकि वो इंसुलिन बनाए, पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है ताकि वो इंसुलिन बनाए। बताइए, क्या दे आर नॉट इंसुलिन, क्या ये इंसुलिन होते हैं? नहीं, बट दे स्टिमुलेट द पेनक्रियाज टू प्रोड्यूस इंसुलिन। लेकिन पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो इंसुलिन बनाए। ठीक है, OHAS यानी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स आर यूजुअली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज, है ना, खास करके किसी को एडल्ट में ऑनसेट डायबिटीज हुआ है ना, खास करके टाइप 2 डायबिटीज यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस जिसको कहते हैं, डायबिटीज मेलिटस हुई है तो उस टाइप 2 वाली, समझ रहे हो, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, है ना, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट वाली हुई है, यानी कि इंसुलिन से डिपेंडेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलो केमिकल क्लासिफिकेशन में हो जाता है सल्फोनाइल, क्या कहते हैं, सल्फो नाइलूरियाज, है ना, सल्फो नाइलूरियाज आ जाते हैं। उसमें फर्स्ट जनरेशन के ड्रग हैं, सेकेंड जनरेशन के ड्रग हैं, बाइगुआनाइड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। मेटफॉर्मिन बहुत पॉपुलर दवा है ना, ब्लड डायबिटीज की, पता होगा आप लोग को, तो ये भी एक प्रकार का ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है मेटफॉर्मिन, जो कि बाइगुआनाइड्स वगैरह होता है ना, हाँ बाइगुआनाइड्स में आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। फिर आपके आ जाते हैं क्या, मैग्लीटिनाइड एनालॉग, फिर आ जाते हैं थायाजोलिडिन्स डायोन्स, एंड फिर आते हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट जनरेशन में आपके आ जाते हैं क्या, टोलब्यूटामाइड, है ना, क्लोप्रामाइड, है ना, एसिटोहेक्सामाइड, है ना, टोलाजामाइड, है ना जी, ये सब हो गए। एंड सेकेंड जनरेशन में आपके आ जाते हैं क्या, क्या कहते हैं, ग्लिबेनक्लेमाइड, है ना, क्या कहते हैं, ग्लिपिजाइड, है ना, ग्लिक्लीजाइड, ग्लिम्प्रिड, ये सब चीजें आती है। ग्लिम्प्रिड भी काफी पॉपुलर है, जो कि सेकेंड जनरेशन की ड्रग है। बाइगुआनाइड्स में आपके फेनफॉर्मिन आते हैं एंड मेटफॉर्मिन आते हैं, ध्यान रखना। मेटफॉर्मिन काफी पॉपुलर है, तो मेटफॉर्मिन एंड ग्लिम्प्रिड वगैरह होते हैं, जो कि आपके इसमें ये सेकेंड जनरेशन है, ये बाइगुआनाइड्स है। फिर मेरिटिनाइड एनालॉग में आपके आ जाते हैं क्या, रिपाग्लिनाइड एंड नेटाग्लिनाइड। फिर थायाजोलिडिन्स में आपके क्या आ जाते हैं, रोसीग्लिटानोजोन एंड पायोग्लाइटाजोन। ठीक है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स में आपके क्या आ जाते हैं, एकार्बोज एंड मिग्लिटॉल आ जाते हैं। ठीक है, ओके, चलो
अब उसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आधार पर अगर बात करें तो आपका एक्शन क्या है, तरीका क्या है काम करने का। जैसे अगर बात करो सल्फो नायरू के कहते हैं सॉरी नाइलू रियाज के बारे में बात करें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स में, जो कि फर्स्ट जनरेशन में आपके एसीटोहेक्सामाइड थे, क्लोप्रोमाइड था, है ना, एंड टॉल्ब्यूटामाइड था। तो तरीका क्या होता है इसका काम करने का। जो सेकेंड जनरेशन वाले ड्रग है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या, अगर आपको इच्छा है तो याद रखिए, नहीं तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो फर्स्ट जनरेशन के जो ड्रग हैं स्टिमुलेट करता है सीधा सीधा द रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पेनक्रेटिक बीटा सेल, है ना। यहाँ सीधा सीधा जो आपके क्लोप्रोमाइड ड्रग हैं या तो टॉल्ब्यूटामाइड ड्रग है या तो एसीटोहेक्सामाइड है, यहाँ जो फर्स्ट जनरेशन के जितने भी आपने ड्रग देखा इसका तरीका ये है कि सीधा सीधा पेनक्रियास के बीटा सेल को स्टिमुलेट करता है ताकि वो इंसुलिन रिलीज करे, है ना। कैन ओनली बी यूज इन पेशेंट विथ सम बी सेल फंक्शन, अगर उसका बीटा सेल फंक्शन कर रहा है तब, ठीक है, गुड। एंड सेकेंड जनरेशन में आपके जैसे आ गया ग्लिपिजाइड, है ना, आपने देखा कि कहते ये सब चीजें ग्लिम्प्रिड वगैरह आ गया था सेकेंड जनरेशन में। तो इसका तरीका क्या होता है, सेकेंड जनरेशन जो होते हैं सल्फोनाइलुलियाज, है ना, ये कैन बी गिवन इन मच लोअर डोजेस, ध्यान रखना ये इसका डोज बहुत कम दिया जाता है देन फर्स्ट जनरेशन बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है, चलो। एंड मैग्ली के जो आपके हो जाते हैं क्या मैग्लीटिनाइड्स, है ना, ऑल्सो स्टिमुलेट रिलीज ऑफ, ये भी वही काम करता है ओवरऑल, ठीक है, इसीलिए तो बोला उतना इंपॉर्टेंट नहीं। बाइग्वानाइड मेटफॉर्मिन क्या करता है, डिक्रीज हेपेटिक ग्लूकोज, हाँ ध्यान रखना, हेपेटिक यानी लिवर में जो ग्लूकोज के आउटपुट है उसको कम करता है, एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है मसल और लिवर में, जैसे इंसुलिन को लोग अच्छे से कैच करेगा, जैसे कि वहां पे ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा, है ना, लाइपोलाइटिक इफेक्ट, एंटी लाइपोलाइटिक इफेक्ट वगैरह शो करता है। एंड उसी तरीके से आपका थायोजोलाइन से तो उतना याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, चलो। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, तो फीलिंग डिजी, थोड़ा सा डिजीनेस फील हो सकता है, ड्रॉजी यानी कि चक्कर आ सकते हैं, हार्टबर्न हो सकता है, सीने में जलन जिसको फीलिंग सिक बीमार जैसा महसूस होता है, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेटेड या फिर फ्रीक्वेंटली यूरिनेटिंग जैसी समस्याएं आ सकती हैं, है ना। सल्फोनिलयूरियाज, वेरी गुड। यूजेस क्या है, प्रिवेंशन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, ध्यान रखना इंसुलिन टाइप 1 डायबिटीज में इस्तेमाल होता है, जबकि OHAs यानी कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में इस्तेमाल होता है। रिड्यूस ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, तो आपका नए ग्लूकोज का बनना फ्रॉम अदर कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, यानी मान लो फैट से भी ग्लूकोज बन रहा है, फैट से भी ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को, ग्लूकोज के बनने के प्रोसेस को कम करेगा, क्योंकि पहले से ही किसी को ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ है उस कंडीशन में, आप समझ रहे हो। हाँ, ट्रीटमेंट ऑफ एंटीसाइकोटिक इंड्यूस्ड वेट गेन, हाँ अगर किसी को ट्रीटमेंट ऑफ एंटीसाइकोटिक इंड्यूस्ड वेट गेन, अगर मान लो एंटीसाइकोटिक वगैरह में भी इस्तेमाल होता है इसका, है ना। ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसिस्टिक, किसी को बहुत ज्यादा पीसीओ जानते हैं ना, ओवरी में सिस्ट हो जाना, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, उसमें भी इस्तेमाल होता है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हुए उसमें भी इस्तेमाल होता है। ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, ओवरी बार बार स्टिमुलेट, ज्यादा ओवर स्टिमुलेट हो रहा है तो उसमें भी होता है, ठीक है, चलो। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग क्लास स्टिमुलेट पेनक्रियाज टू प्रोड्यूस इंसुलिन, देखो कौन से ऐसे ड्रग के क्लास हैं जो पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि वो ट्रीट कर सके टाइप 2 डायबिटीज, समझ रहे हो, ताकि वो ट्रीट कर सके टाइप 2 डायबिटीज। क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटीकोएगुलेंट्स या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, तो ध्यान रखना ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, चलो। Which drug is classified as बाइग्वानाइड, बाइग्वानाइड में बहुत पॉपुलर दवा है जो आपका है मेटफॉर्मिन, ये बाइग्वानाइड्स हैं, ठीक है, बाइग्वानाइड्स हैं, ओके, चलो। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर, ये दोनों टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू सो मच। और ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, तो चांसेस हैं कि दोनों आपके एग्जाम में आ सकते हैं, शॉर्ट नोट्स में या तो लॉन्ग क्वेश्चन में, इसी तरीके से कुछ लिखिएगा। तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। एंड जो लोग इंस्टाग्राम पे आना चाहते हैं, मिथिलेश सर ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे भी आप आ सकते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, मोटिवेटेड रह सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, बाय बाय।